हमारे देश में एक कंपनी है जिसने अयोध्या में सदियों से विवादित राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन किया। गुजरात में वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैच्यू द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया और पूरे देश में अंडरग्राउंड या ओपन मेट्रो का प्रोजेक्ट चल रहा हो, उसमें भी कोई ना कोई जिम्मेदारी इस कंपनी को जरूर मिलती है। चाहे इस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनवाना हो या देश का सबसे बड़ा ब्रिज, ये सारे काम इसी कंपनी को मिलते हैं। भारत के पहले परमाणु संयंत्र से लेकर मंगल मिशन और चंद्रयान तक में इसरो, डीआरडीओ और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की सहायता करने वाली इस कंपनी का नाम है L&T, लार्सन एंड ट्यूब्रो प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, आज का ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि L&T कंपनी का मालिक कौन है, ये कंपनी भारतीय है या दुनिया के किसी और देश की है, और आखिर क्यों भारत के सरकारी और प्राइवेट टेंडर्स ज्यादातर L&T को ही मिलते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 90 साल पहले 1934 में, जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। अंग्रेज इस देश को ठीक से लूट सकें, इसलिए कुछ जरूरी कंस्ट्रक्शन कराना अंग्रेजों की मजबूरी थी। और कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट होता है सीमेंट। उस समय देश में अंग्रेज सीमेंट के कारखाने लगा रहे थे। ऐसे में इन विशाल सीमेंट कारखानों में मशीनों को सही से असेंबल करने के लिए, पूरे प्लांट को सिस्टमैटिक तरीके से सेटअप करने के लिए अंग्रेजों ने डेनमार्क की एक कंपनी FL स्मिथ को टेंडर दिया था। डेनमार्क की इस कंपनी ने प्लांट सेटअप के लिए अपनी कंपनी के सबसे काबिल यंग सिविल इंजीनियर को भारत भेजा, जिनका नाम था SK ट्यूब्रो। वही कंपनी लगभग 4 साल के बाद एक केमिकल इंजीनियर को भारत भेजती है, जिनका नाम था HH लार्सन। इत्तेफाक की बात देखिए कि जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो पता चलता है कि ये दोनों क्लासमेट हुआ करते थे। तो बस यहाँ भी दोनों साथ मिलकर काम करने लगते हैं और पूरे प्लांट सेटअप की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेते हैं। करीब 1 साल तक दोनों मिलकर भारत के अलग अलग जगहों पर कई प्लांट सेटअप करते हैं और अब बारी आती है भारत से वापस जाने की। तभी इस कहानी में एक ट्विस्ट आता है और यही मोड़ इस विशाल कंपनी का ओरिजिन फैक्टर बन जाता है। हुआ ये कि साल 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता है। दुनिया के शक्तिशाली देश 2 ध्रुवों में बंट जाते हैं और एक दूसरे पर हमले करने लगते हैं। लड़ाई के कुछ ही महीनों बाद इन दोनों के देश डेनमार्क पर जर्मनी का कब्जा हो जाता है और डेनमार्क में कहीं बाहर से आने जाने की सुविधा बंद कर दी जाती है और ये दोनों वर्ल्ड वॉर 2 के कारण भारत में ही रह जाते हैं। अब चूंकि भारत में ये दोनों जिस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए आए थे वो तो कंप्लीट हो जाता है, तो ये दोनों अब बेरोजगार हो जाते हैं। जर्मनी ने इनके देश पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था, तो उस कंपनी से जहां ये दोनों काम करते थे सैलरी भी नहीं आ रही थी, तो ये दोनों बेरोजगार तो थे ही, साथ ही अब पैसे भी नहीं बचे थे। तो शुरुआत के कुछ महीने इन दोनों ने खुद के लिए काफी बुरा महसूस किया, पर दोनों को जीवन जीने के लिए कुछ काम तो करना ही था। तो दोनों पहुंचते हैं मुंबई और वहां एक छोटा सा कमरा किराए से लेते हैं और उसी छोटे से कमरे में आपसी बातचीत से एक कंपनी की शुरुआत करते हैं, L&T। और अभी ये कंपनी 2 नौजवान लड़कों के ओरल एग्रीमेंट से बनी थी, मतलब दोनों साथ मिलके काम करेंगे और जो पैसे आएंगे उससे अपनी दाल रोटी चलाएंगे। अब चूंकि काम करने की भूख तो इन दोनों के अंदर थी ही, इसलिए इनकी इस छोटी सी कंपनी को कई छोटे मोटे काम मिलने भी लगे। और पूरी दुनिया में विश्व युद्ध तो चल ही रहा था, इसलिए सैन्य जहाजों की मेंटेनेंस का काम भी काफी बढ़ गया था। ऐसे में इन्हें एक टेंडर मिलता है मुंबई के बंदरगाह में पुराने और डैमेज जहाजों के मेंटेनेंस का। ये दोनों इस टेंडर को एक्सेप्ट करते हैं और मेंटेनेंस के काम को बेहद अच्छे से करते हैं, जिससे इनका थोड़ा नाम भी होता है और आमदनी भी काफी हो जाती है। अब इनकी कहानी में यहाँ एक ट्विस्ट और आता है, जिससे इन्हें बूस्टअप मिल जाता है। जब 1940 के आसपास टाटा ग्रुप एक वॉशिंग सोडा या सोडा एस का प्लांट खोलना चाहते हैं और इस काम के लिए टाटा ग्रुप ने जर्मन इंजीनियर्स को हायर किया था, पर वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, इसलिए वो जर्मन इंजीनियर भारत नहीं आ पा रहे थे। अब चूंकि प्लांट सेटअप में लगभग सबने इन दोनों का नाम तो सुन ही रखा था, इसलिए टाटा ग्रुप ने इस सोडा एस के प्लांट सेटअप की जिम्मेदारी इन्हीं दोनों लार्सन और ट्यूब्रो को सौंप दी और इन दोनों ने सोडा एस के प्लांट के सेटअप के बारे में खुद को एजुकेट किया, उसके बारे में पढ़ा, समझा और इस काम को इतनी सटीकता से और दिए गए समय पर कंप्लीट करके दिखाया, जिससे टाटा ग्रुप का भरोसा इन दोनों के ऊपर पक्का हो गया। इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद इन दोनों का नाम तो हुआ ही, साथ ही ढेर सारे पैसे भी मिल गए। अब साल आया 1945, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। यहाँ इन्हें एक अपॉर्चुनिटी दिखी, जहाँ बड़े बड़े ट्रक, टैंकर्स, कैटरपिलर मशीन, हेक्सावेटर मशीन, ये सब कुछ बहुत कम दामों में नीलाम हो रहे थे। अब L&T को ये सब कुछ खरीदना तो था,
पर उनके पास इतने पैसे नहीं थे और ये किसी और से पैसे ले भी नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि ये अभी तक रजिस्टर्ड कंपनी नहीं थी। तो सही समय को देखते हुए 1946 में लार्सन और ट्यूब्रो ने अपनी कंपनी को L&T प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड करवा लिया और अपनी इस रजिस्टर्ड कंपनी की इक्विटी देकर लोगों से फंड रेज करने लगे। फिर इस कंपनी ने मिले हुए फंड से अपनी जरूरत की सारी मशीनें खरीदी और कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से शुरू कर दिया। शुरुआत में तो इन्हें कंस्ट्रक्शन के छोटे मोटे और कम ही काम मिल रहे थे, लेकिन फिर दिन आता है 15 अगस्त 1947 जब भारत को अंग्रेजों से आजादी मिलती है और भारत के लोग भारत की तत्कालीन सरकार के साथ नवनिर्माण में लग जाते हैं। और इस दिन के बाद से L&T के पास आते हैं हजारों बड़े बड़े टेंडर्स। यहाँ से L&T का काम बड़ा हो जाता है। देश में सरकारी बिल्डिंग बनानी हो, सड़क बनानी हो, ब्रिज बनाने हो, डैम बनाने हो या कोई भी बड़ा काम करना हो, सारे टेंडर L&T को ही मिलने लगे। कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज्यादा मिलने के कारण लार्सन और ट्यूब्रो ने L&T के अंदर ही एक और कंपनी बना दी, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्ट्रैक्ट्स लिमिटेड के नाम से, जो केवल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारे काम करती थी। और ये ECC आज भी L&T का कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है। इस कंपनी के बनते ही L&T को देश के 3 सबसे बड़े क्लाइंट मिल जाते हैं, ACC, वेस्टर्न रेलवे और बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। इन बड़े क्लाइंट्स ने L&T को खूब सारा काम दिया और साथ ही ढेर सारे पैसे भी। दोस्तों, अब L&T का नाम पूरे देश में होने लगा था, तो इन्होंने मुंबई के बाहर मद्रास, कलकत्ता और दिल्ली में भी अपने ऑफिस खोल लिए और इन शहरों के भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करने लगे। क्योंकि अब देश के कई शहरों से काफी पैसा आ रहा था, तो लार्सन एंड ट्यूब्रो ने इन्वेस्टमेंट की सोची और मुंबई के पास पवई में 55 एकड़ की एक जमीन खरीदी, जो उस समय उबड़ खाबड़, दलदली, जंगली और डाउन रेटेड जमीन थी। L&T के इस फैसले को लेकर कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया और इसे L&T की सबसे बड़ी गलती बताया, पर इन दोनों हीरोज को इसमें कोई गलती नहीं दिख रही थी, बल्कि उन्होंने इस जमीन को एक बड़े फ्यूचरिस्टिक प्लान के तहत खरीदा था। जमीन खरीदने के बाद उसकी साफ सफाई शुरू हुई, उसे समतल किया गया और धीरे धीरे उसके डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया और आज 2024 में पवई L&T का इंडस्ट्रियल हब है। पवई में ही हैं L&T के सारे सेक्टर्स के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हेडक्वार्टर्स। L&T अपने नए प्रोजेक्ट के एक्सपेरिमेंट पवई के R&D हेडक्वार्टर्स में ही करता है और फिर पूरी दुनिया में मिसाल के रूप में देखे जाने वाले प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करता है। और एक समय पे जो जमीन डाउन रेटेड हुआ करती थी, वही आज मुंबई का एक पोर्श एरिया कहलाती है। दोस्तों, पवई की इस 55 एकड़ जमीन को खरीदने और उसे डेवलप करने में L&T का काफी कैपिटल खर्च हो गया और अब L&T को और पैसों की जरूरत थी। और अब हमारे देश में गणतंत्र भी लागू हो गया था, मतलब अब हमारे देश ने अपने खुद के नियम, कानून, कायदे और संविधान को बना लिया था। व्यापार और उद्योग से संबंधित भी नियम कानून बन गए थे, तो इन्हीं नियमों का सदुपयोग करते हुए 1950 में L&T ने अपना IPO लॉन्च किया और अपने शेयर बेचकर करीब 20 लाख रुपए कलेक्ट किए, जो आज के हिसाब से 50 करोड़ रुपए के आसपास है। और 1950 से ही L&T एक पब्लिक कंपनी बन गई। अब कुछ सालों के बाद L&T को एक पहला विदेशी टेंडर मिलता है और ये टेंडर L&T के इतिहास में काफी मशहूर है। दरअसल एक फिल्म की शूटिंग श्रीलंका में चल रही थी, जिसका नाम था द ब्रिज ऑन द रिवर क्वाई। इस मूवी की पूरी स्टोरी एक नदी में बने ब्रिज के इर्द गिर्द ही थी और मूवी के क्लाइमेक्स में इस ब्रिज को ब्लास्ट होता हुआ दिखाया जाना था। तो मूवी के प्रोड्यूसर ने इस ब्रिज को बनाने का टेंडर L&T को दिया और L&T ने करीब 8 महीने और 16 लाख की लागत से इस ब्रिज को बना के कंप्लीट कर दिया। लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर ने 16 लाख रुपए पूरे देने से इनकार कर दिए। ऐसे में ट्यूब्रो स्वयं श्रीलंका जाकर उस प्रोड्यूसर से मिलते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर फिर भी नहीं मानता। तो L&T कोर्ट से इस ब्रिज को ब्लास्ट करने का स्टे ऑर्डर ले आती है। अब पूरी फिल्म तो शूट हो गई, लेकिन क्लाइमेक्स बचा था जिसमें इस ब्रिज को ब्लास्ट करना था और इसकी परमिशन प्रोड्यूसर के पास नहीं थी। इसलिए एक बार फिर से इन दोनों के बीच बातचीत होती है। प्रोड्यूसर पूरे पैसे कंपनी को दे देता है और उन्हें इस ब्रिज को ब्लास्ट करने की परमिशन मिल जाती है। ये फिल्म पूरी शूट होती है, रिलीज होती है और फिर इतनी सुपर डुपर हिट होती है कि इसे ऑस्कर अवार्ड भी मिलता है। और ऑस्कर मिलने के बाद ये किस्सा लगभग पूरी दुनिया में मशहूर हो जाता है। इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने के बाद कंपनी मुंबई की एक ICI हाउस नाम की बिल्डिंग खरीदती है, उसका नाम L&T हाउस कर देती है और इसे ही L&T का हेडक्वार्टर बना दिया जाता है, जो कि आज भी L&T का हेडक्वार्टर है।
दोस्तों इसके बाद 1965 में एक बार फिर एल&टी को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जब डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जो कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन थे, उन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर के कंपोनेंट बनाने का काम एल&टी को दिया। हालांकि ये काम हमारे देश और एल&टी दोनों के लिए नया था, लेकिन एल&टी ने इस काम को एज अ चैलेंज एक्सेप्ट किया और पूरी सटीकता के साथ इस काम को सही समय पर करके दिखाया, जिससे भारत सरकार का एल&टी पर भरोसा और ज्यादा बढ़ गया और एल&टी को नए चैलेंजेस लेने का एक्सपीरियंस भी हो गया। इनकी इसी काबिलियत को देखते हुए 1970 में इसरो के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई ने एल&टी को अपने स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट के लिए पार्टनर बना लिया। अब लगभग सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कंपनी में एक बार फिर से एक नया मोड़ आता है जब कंपनी के फाउंडर एस.के. ट्यूबरो को अपनी मातृभूमि की याद आने लगती है और वे डेनमार्क चले जाते हैं और स्थायी रूप से वहीं रहने लगते हैं। लेकिन 1981 तक वो एल&टी के बोर्ड मेंबर बने रहे और 1982 में उनका देहांत हो गया, जो कि एल&टी के लिए एक बड़े नुकसान जैसा था। वहीं दूसरी तरफ 1978 में लार्सन ने भी रिटायरमेंट ले लिया और भारत की नागरिकता लेकर भारत में ही रहने लगे। लार्सन कहते हैं कि जिस मिट्टी ने उन्हें जीने की राह दिखाई, रोटी, कपड़ा, मकान, नाम और शोहरत दी, वे इस मिट्टी को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते और पूरी जिंदगी भारत में ही रहने का फैसला किया। ओवरऑल दोस्तों, कंपनी के दोनों फाउंडर्स ने रिटायरमेंट ले लिया और इस कंपनी की कमान सौंप दी एन.एम. देसाई को, जो इस कंपनी के पहले भारतीय चेयरमैन बने और एक बार फिर से विकास यात्रा शुरू हो गई। साल 1980 में एल&टी ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब DRDO के साथ काम करना शुरू कर दिया। भारत सरकार की तरफ से एल&टी को रक्षा संबंधी कार्य अलग से करने की अनुमति तो नहीं थी, पर DRDO के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सहयोग करने की अनुमति थी। और देखते ही देखते ये पार्टनरशिप इतनी मजबूत हो गई कि आज एल&टी भारत सरकार के मिसाइल प्रोग्राम, सबमरीन प्रोग्राम और कई रक्षा संबंधी अनुसंधान में पार्टनर है। इसके बाद 1986 में दिल्ली में एल&टी ने वर्ल्ड फेमस लोटस टेम्पल का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया, जिससे इसकी पॉपुलैरिटी वर्ल्ड वाइड हो गई और आज एल&टी दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में काम कर रही है। दोस्तों अभी तक तो कंपनी में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन अब कंपनी को कुछ संकटों का भी सामना करना पड़ा। जब साल 2001 में एल&टी को पता चला कि दुबई बेस्ड एक भारतीय व्यापारी मनु छाबरिया एल&टी को एक्वायर करना चाहते हैं और धीरे धीरे करके उन्होंने एल&टी के 1.5% स्टेक खरीद भी लिए हैं। ऐसे में अपनी कंपनी को मनु छाबरिया से बचाने के लिए कंपनी के चेयरमैन A.M. नायक धीरूभाई अंबानी से मदद मांगते हैं और धीरूभाई अंबानी इस कंपनी के 18% स्टेक खरीद के कंपनी को मनु छाबरिया से बचा लेते हैं। अब चूंकि इनके पास 18% स्टेक थे, इसलिए बोर्ड के मेंबर भी बन जाते हैं और अपने दोनों बेटों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को भी बोर्ड मेंबर बना लेते हैं। ऐसा करने से एक बार फिर A.M. नायक डर जाते हैं कि इनसे तो बचाने के लिए कहा था, ये तो खुद सपरिवार घुसे जा रहे हैं। फिर कुछ दिनों बाद रिलायंस इंडस्ट्री के फाइनेंस में कुछ उतार चढ़ाव आता है और धीरूभाई अंबानी अपने सारे एल&टी के स्टेक आदित्य बिरला ग्रेसिम को बेच देते हैं। इससे एल&टी की परेशानी और बढ़ गई, क्योंकि ग्रेसिम जिसके चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला थे, वो तो पहले से ही इनके कॉम्पिटिटर थे और अब कुमार मंगलम बिरला लग गए एल&टी को एक्वायर करने में। उन्होंने ओपन ऑफर तक रखा और एल&टी के शेयर धड़ाधड़ खरीदने लगे, लेकिन A.M. नायक ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया एल&टी एम्प्लॉय ट्रस्ट नाम से और अपने एम्प्लॉयज से अपील की कि आप ज्यादा से ज्यादा कंपनी के शेयर को खरीदिए, जिससे इस कंपनी के मालिक आप ही रहेंगे, वरना कोई और इस कंपनी का मालिक बन जाएगा। कंपनी के कर्मचारियों को चेयरमैन साहब की ये बात पसंद आई और इनका ये आइडिया काम कर गया। फिर बिरला ग्रुप से बचने के लिए एल&टी ने मामले को सेबी के सामने भी रखा और सेबी ने जांच के बाद बिरला ग्रुप पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि वे अब और एल&टी के स्टेक नहीं खरीद सकेंगे। फिर दोनों में सुलह हुई। बेसिकली बिरला ग्रुप को एल&टी से चाहिए था उनका सीमेंट सेक्टर, तो एल&टी ने अपना सीमेंट सेक्टर बिरला ग्रुप को दे दिया और बिरला ग्रुप ने एल&टी के सारे स्टेक वापस कर दिए और इस तरह से इनका एक कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ और आज आप सब लोग उस सीमेंट को अल्ट्राटेक सीमेंट के नाम से जानते हैं। इस बड़ी प्रॉब्लम से निकलने के बाद कंपनी ने एक बार फिर ग्रोथ पकड़ी और काफी अच्छा मुनाफा बनाने लगी। जब कंपनी के सामने कोई बड़ी समस्या नहीं रह गई तो कंपनी ने सोशल वेलफेयर के काम करने भी शुरू कर दिए। जैसे 2001 में जब गुजरात में भूकंप आया था, जिसमें भीषण जान माल का नुकसान हुआ था, लोगों के घर, अस्पताल और बिल्डिंग्स गिर गई थी और बच्चों के स्कूल तहस नहस हो गए थे। ऐसे में एल&टी ने गुजरात के अंदर 10,000 स्कूल निःशुल्क बनाने का बीड़ा उठाया और बच्चों की पढ़ाई का ज्यादा नुकसान ना हो, इसलिए स्कूलों को लगभग 80 दिन के अंदर तैयार कर दिया और इस तरह से कंपनी ने भारत के सोशल वेलफेयर में भी बड़े योगदान दिए और साथ ही नए नए सेक्टर्स और कंपनी को एक्वायर करके
खुद को डाइवर्सिफाई करती गई। इनकी इसी स्ट्रेटजी की वजह से जहां 1999 में इनका टोटल रेवेन्यू लगभग 5,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, वहीं पिछले साल 2023 में इनका रेवेन्यू 1,83,000 करोड़ रुपए था। और आज 2024 में ये कंपनी 50 से ज्यादा देशों में काम करती है और 5.22 ट्रिलियन की कंपनी बन गई है। और अब लास्ट में उन मेन सवालों के जवाब दे देता हूं कि इसका मालिक कौन है। तो ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, मतलब इसके शेयर होल्डर्स ही इसके मालिक हैं। और ये कंपनी पूरी तरह से भारतीय कंपनी है। भले ही इसके फाउंडर्स विदेशी थे, लेकिन उनमें से एक भारत के ही नागरिक बन गए और जो दूसरे डेनमार्क वापस चले गए थे, उनके परिवार के पास ना के बराबर शेयर्स हैं। मतलब कुल मिला के ये कंपनी भारतीय है। और हाँ, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। इस कंपनी के बारे में बताने के लिए मुझे कंपनी ने पैसे नहीं दिए हैं। ये वीडियो मैंने बनाया है ताकि हमारे देश का यूथ, हमारे और आपके जैसे लोग इंस्पायर हो सकें उन दोनों नौजवानों की कहानी सुन के, जो अपनी मातृभूमि से दूर विश्व युद्ध जैसे बुरे हालात में भी इतनी बड़ी कंपनी बना सकते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें इंस्पायर जरूर होना चाहिए। और अगर आपको हमारा ये काम ठीक लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस वीडियो को अपने उस खास व्यक्ति के पास भेजिए जिसे आप इंस्पायर करना चाहते हैं। और हाँ, अगर आपको इस कंपनी की कोई गलती या कोई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में जानकारी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुक्रिया।